अभी हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी का पास्ट पेपर 2021। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट मिल्स मेथड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश फिलोसोफर था और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पे हम इसको स्पेशली पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से इसको जानते हैं। इसकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में यूटिलिटेरियनिज्म, लिबरलिज्म और फिलॉसफी ऑफ साइंस आते हैं। ठीक है, तो हमें जो है ना इसकी ये चूँकि एक जो है ना एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी इसने इजाद की थी, तो इनका इसका ये जो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी है, इसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आए हम सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं इसके मेथड का। इसके मेथड को जो है ना ये जो इसका एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी है मेथड है, इसमें ये 5 मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। पहला है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। दिस मेथड आइडेंटिफाइज अ कॉमन फैक्टर इन डिफरेंट instances of phenomenon. If two or more instances of phenomenon have one circumstance in common, the circumstance is cause of the phenomenon. वो कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा जो फिनोमिनन है वो जो है ना एक सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सर्कमस्टेंस उसका कॉज है। ठीक है, इस तरह से ये इसको कहते हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि एक जो है सर्कमस्टेंस, एक फिनोमिना दूसरा फिनोमिना, अगर वो दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो दोनों जो है वो उनकी एक कॉज है। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस में ये कहता है कि इफ़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर रिजल्ट्स इन द चेंज इन फिनोमिना, इट कैन बी इंटरफेयर टू द कॉज। वो कहता है कि किसी भी कोई भी फैक्टर है अगर फिनोमिना के अंदर चेंज लाता है, और कोई भी फिनोमिना उसके अंदर एक फैक्टर होता है, फैक्टर उसमें चेंज लाता है, तो इट्स मीन कि वो उसको हम एज अ कॉज देख, उस फैक्टर को हम एज अ कॉज देख सकते हैं। ठीक है, फिर मेथड ऑफ रेसिड्यूज है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स सब्ट्रैक्टिंग नॉन कॉजेज फ्रॉम अ फिनोमिना टू आइडेंटिफाई रिमेनिंग कॉज। ठीक है, वो कहता है कि अगर हमारे पास जो चीज़ें हम जिनको हम जानते हैं नॉन कॉजेज़ हैं, उसको हम फिनोमिना से निकाल दें तो हम उसके रिमेनिंग कॉजेज़ को भी समझ सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ concomitant variation. The method examines how variations in one phenomenon corresponds with the variations in other. वो कहता है कि इन जो है ना इसमें ये स्टडी किया जाता है कि एक फिनोमिना के अंदर जो आने वाली वेरिएशंस है वो दूसरे फिनोमिना के अंदर आने वाली वेरिएशन से कैसे जो है ना रिलेट कर रही हैं। तो इफ़ अगर एक वेरिएबल जो है उसके चेंज करने से दूसरा भी चेंज हो रहा हो तो हम कहते हैं इनके दरमियान एक कॉजल रिलेशनशिप है। ठीक है, मेथड ऑफ इंडक्शन। द मेथड एम्फसाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को बना के आप जनरल प्रिंसिपल को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके हम स्ट्रेंथ्स की बात करें इसकी मिल्स के मेथड की, तो सबसे पहले तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कॉजल रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए है। ठीक है, एम्पिरिकल फाउंडेशन है इसकी। मेथड जो है ये इसका जो मेथड है ये एम्फसाइजेस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, और ये वेरी क्लोजली टू साइंटिफिक मेथड। इसका जो मेथड है इसको वेरी क्लोजली समझा जाता है कि साइंटिफिक मेथड के बहुत क्लोजिबल। ठीक है, फिर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इस मेथड के अंदर, मिल्स के मेथड के अंदर डिफरेंट जो डिसिप्लिन है वहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटी टीसी। ठीक है, फाउंडेशन फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी। मिल्स को ये कहा जाता है कि इसने फिलोसफिकल थॉट्स के अंदर और साइंटिफिक को जो प्रैक्टिसेस के अंदर जो है ना इसने साइंटिफिक इंक्वायरी की बुनियाद रखी थी, स्पेशली फिलोसफिकल थॉट्स के हवाले से। लेकिन इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं भी हैं इसकी थ्योरी की, जैसे कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन। वो कॉजेशन को तो करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास कोई बहुत कम ऐसे टेक्निक्स हैं जो कोरिलेशन को डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट उसका जो इसकी लिमिटेशन है वो ओवर एम्फिसाइज ऑन ऑब्जर्वेशनल डेटा। मिल्स जो है वो ऑब्जर्वेशनल डेटा को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फिसाइज करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलाई करता है उस पर। चैलेंजिंग इन एस्टैब्लिशिंग यूनिक कॉजेज इन कम्प्लेक्स सिस्टम आइसोलेटिंग द सिंगल कॉज कैन बी चैलेंजिंग। यानी कि जिस हवाले से जिस तरह वो कहता है कि एक सिस्टम के एक फिनोमिनन को दूसरे से रिलेट करके और फिर दूसरे मेथड्स के जरिए आप कॉज को डिस्क्राइब कर सकते हो, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो हमारे पास उसमें से एक कॉज को ढूंढना एक चैलेंजिंग साबित हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन सर्टेन कॉज। कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं जिनमें जस्ट लाइक फील्ड ऑफ बायोलॉजी है, नेचुरल साइंसेज है, जैसे उसमें जो है ना इसके कॉन्सेप्ट को हम जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो ये जो इसकी है
मिल्स का मेथड ये मॉडर्न साइंसेस में, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी साइंसेस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैंट्स कॉपरनिकन रेवोल्यूशन इन फिलोसफी। कैंट ये जो है ना, ये मॉडर्न एक फिलोसफी के रिलेटेड इसका नाम आता है। He was a revolutionized the field by proposing a profound shift in how we understand knowledge, reality and relationship between the mind and world। इसके हवाले से इसका जो है ना वो काम है, इसकी जो काम है ना इसको हम याद करते हैं कॉपरनिकन रेवोल्यूशन इन फिलोसफी के हवाले से। ठीक है, ये एक्चुअली जो कॉपरनिकस का रेवोल्यूशनरी आइडिया था ना कि अर्थ सूरज के गिर्द घूमती है, ये उसी तरह ही है। ठीक है, इसके काम ने जो है ना वेस्टर्न थॉट के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट को ही बदल दिया है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉपरनिकन रेवोल्यूशन की अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये कहता है, इससे पहले जो है ना वो मेटाफिजिक्स, असम्पशंस और नॉलेजेस पे चलती थी। ठीक है, तो ये इसका जो पर्सपेक्टिव है ना ये सजेस्ट करता है द माइंड पैसिवली रिसीव्स इंफॉर्मेशन। वो ये कैंट ये कहता है जो पैसिव व्यू है ना कि माइंड इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर जो है ना उसको उसकी बेस पे एक्सटर्नल वर्ल्ड का नॉलेज बनता है। कैंट ये कहता है कि आर्ग्यूइंग द माइंड एक्टिवली शेप्स आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है कि जो माइंड है वो खुद एक्टिवली शेप करता है हमारे एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड को। ये पैसिव व्यू था। ठीक है, कैंट ये कहता है दिस रेडिकल डिपार्चर लेड हिम टू असर्ट दैट इट इज़ नॉट द माइंड दैट कन्फर्म्स डू ऑब्जेक्ट्स बट रैदर ऑब्जेक्ट्स दैट मस्ट अनकन्फर्म द वे आवर माइंड ऑर्गेनाइजेज द एक्सपीरियंस। वो कहता है कि हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो नॉलेज है वो हमारी माइंड के ऊपर की जो है, जिस तरह हमारा माइंड उसको करता है एक्सपीरियंस, उसके ऊपर बेस नहीं करता बल्कि वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करता है। माइंड के ऊपर परसेप्शन के ऊपर बेस नहीं करता, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करता है। इसके हम की एलिमेंट्स की इसकी थ्योरी की बात करें तो इसमें ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है। ये कांट का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। विच पोजिस दैट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। वो कहते हैं इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर हमारा जो दुनिया का नॉलेज है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो कहता है कि एक फिनोमिना होता है द वर्ल्ड वी एक्सपीरियंस, एक नॉमिना होता है जो वर्ल्ड असल में होती है। ठीक है, फिर इसका कॉन्सेप्ट है प्रायोरी नॉलेज का। ही इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ अ प्रायोरी नॉलेज, नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नेसेसिटी फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस इटसेल्फ। ठीक है, वो कहता है नॉलेज एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट होता है, बल्कि ये खुद एक ना जो एक्सपीरियंस है ना, नॉलेज एक्सपीरियंस के ऊपर बेस नहीं करता, एक्सपीरियंस नॉलेज के ऊपर बेस करता है। ठीक है, ये नेसेसिटी होता है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैंट जो है वो 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पेश करता है, जैसे कॉजालिटी, यूनिटी, प्लुरलिटी। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट है, और ये सारी जो है ना ये इनेट स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करती हैं। दी कैटेगरी सर्व एज द फिल्टर्स थ्रू विच वी इंटरप्रेट आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये जो इसकी कैटेगरीज है ना कि ये इंटरप्रेट करती है कि हाउ वी इंटरप्रेट आवर एक्सपीरियंस। सिंथेटिक का प्रायर जजमेंट है। कैन प्रपोज दैट देयर आर जजमेंट्स दैट कंबाइन अ प्रायरी नॉलेज विद एम्पिरिकल कॉन्टेक्स्ट। व्हाट ही कॉल सिंथेटिक ऑफ अ प्रायरी जजमेंट। कहता है जब हम कोई भी प्रायरी जजमेंट नॉलेज बनाते हैं तो उसकी ना कुछ हम जजमेंट्स के साथ वो कंबाइन कर दी जाती हैं, तो इसको वो कहते हैं सिंथेटिक ऑफ प्रायरी जजमेंट। दी जजमेंट्स एक्सपैंड आवर नॉलेज विदाउट रिलाइंग सॉलिडली ऑन एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि सारी ये जो जजमेंट्स हैं वो हमें सिर्फ फिर एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं रहने देती, बल्कि ये हमारे नॉलेज के दायरे को एक्सपैंड करती हैं। इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें हम, कैंट की रेवोल्यूशन की इम्प्लीकेशन की बात करें तो रिकॉन्सलेशन ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। तो हम देखते हैं कि इसने एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के दो जिनकी एक डिबेट चल रही थी उसको इसने इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनाने की कोशिश किया, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश किया। ठीक है, लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कैंट्स का जो आइडिया है ये क्लियर बाउंड्रीज बनाता है व्हाट कैन बी नोन। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज इनहेरेंटली लिमिटेड और टू द फिनोमेना ऑफ एक्सपीरियंस लीडिंग टू द कंक्लूजन दैट मेटाफिजिकल क्वेश्चंस अबाउट द नॉमिनल रिलीम कैन ओनली बी अप्रोच्ड बट नो डेफिनेट। वो कहता है कि इंसान का जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है क्योंकि वो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है, इसीलिए तो आपके पास जो मेटाफिजिकल फिनोमिनन है उसको जो है ना आप मेरली स्टडी आप डेफिनेटिवली उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी हम इम्पैक्ट ऑन एथिक्स की बात करें तो कैंट्स की जो रेवोल्यूशन है ये एथिक्स के अंदर उसने
मॉरल फिलॉसफी की बुनियाद रखी थी। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव विच एम्फेसाइज द एक्टिंग अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सलाइजेबल मैक्सिमम्स। जो यूनिवर्सल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसी की थ्योरी कैटेगोरी इम्पेरेटिव के बाद आया था। ठीक है, क्रिटिक एंड फर्दर डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर क्रिटिक्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। कोपरनिकस रेवोल्यूशन वाज ग्राउंड ब्रेकिंग, एक ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट इसको समझा जाता है अपनी अगली आने वाली फिलॉसफी के लिए। सम आर्ग्यूड दैट कैंट्स डिस्कशन बिटवीन फिनोमिनन नॉमिनल क्रिएट्स एन इंस्ट्रूमेंटल गैप बिटवीन नॉलेज एंड रियलिटी। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि नॉलेज और जो रियलिटी है उसके दरमियान इसने एक इंस्ट्रूमेंटल गैप पैदा कर दिया है। ठीक है, दूसरे जो आने वाले एग्जिस्टेंशनलिस्ट हैं वो उन्होंने इसकी जो एथिक्स एंड प्राइमरी ऑफ रीज़न को जो उसको भी क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये कैंट की जो है ना कोपरनिकस रेवोल्यूशन इन फिलॉसफी है जो हमने इसको डीपली स्टडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉक, जॉन लॉक। जॉन लॉक जो इंग्लिश फिलासफर था, हमने पढ़ा था। ये जो है ना ये इसको स्पेसिफिकली समझा जाता है फील्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से। इसकी एक जो थ्योरी है सब बड़ा इंपॉर्टेंट इसका है वो ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट, कि वो कहते हैं हमारी जो माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है और अपना सारा का सारा नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस के लिए हासिल करते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है सिंपल आइडियाज़ एंड कम्प्लेक्स आइडियाज़, तो उसी को हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल आइडियाज़ आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। वो कहता है कि जो सिंपल आइडियाज़ है ये नॉलेज के बेसिक यूनिट्स हैं जिसको हम डायरेक्टली सेंसरी एक्सपीरियंस के जरिए हासिल करते हैं। ठीक है, वो ये कहता है दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन टू सिंपलर कंपोनेंट्स। ठीक है, कहता है इसके जो है ना मज़ीद सिंपलर कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। सिंपल आइडियाज़ की करैक्टरिस्टिक्स की जो बयान करता है उसकी हम डिस्कस करते हैं। पहले सबसे कहता है वो इंडिविजिबल होते हैं, इनको मज़ीद जो है ना छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम सेंसेशन रिफ्लेक्शन, लॉक के मुताबिक सिंपल आइडियाज़ हमेशा सेंसेशन यानी सेंसरी एक्सपीरियंस से हासिल होते हैं। ठीक है, आइडिया ऑफ सेंसेशन दे इज़ अराइज फ्रॉम डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस से ही ये हासिल होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जब हम हमारे सेंस एक्सपीरियंस उसको स्टडी करते हैं तो वो उसी से हासिल होते हैं। ठीक है, आइडियाज़ ऑफ रिफ्लेक्शन दोज ओरिजिनेट फ्रॉम द माइंड्स रिफ्लेक्शन और इट्स ओन ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ थिंकिंग और विलिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द माइंड्स अवेयरनेस ऑफ इट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ठीक है, वो कहता है कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस के बाद जो माइंड की अपनी रिफ्लेक्शन है उससे जो आइडियाज़ हासिल होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, यूनिवर्सल सम आइडियाज़ जो है वो कहता है कि ये होते हैं सिंपल आइडियाज़ जो है ना वो यूनिवर्सल होते हैं। जो सिंपल आइडियाज़ है ना वो यूनिवर्सल होते हैं, पूरी दुनिया में वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है तो पूरी दुनिया में एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है कम्प्लेक्स आइडियाज़ जो है आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंपल आइडियाज़ थ्रू वेरियस मेंटल प्रोसेस। वो कहता है कि जो हमारे पास सिंपल आइडियाज़ हैं उसके वेरियस मेंटल प्रोसेस करके जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्शन कम्बिनेशन कंपैरिजंस करके हम जो आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं वो है कम्प्लेक्स आइडियाज़। ये डायरेक्टली हमें जो है ना सेंसरी एक्सपीरियंस से नहीं मिलते बल्कि ये माइंड की एक्टिव इंगेजमेंट से मिलते हैं। ठीक है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कंपोज ऑफ सिंपल आइडियाज़ के मिलने से बनते हैं। ठीक है, इनकी आगे से ना लॉक ने कुछ टाइप्स बयान की हैं। फॉर एग्जांपल पहला है मोड्स, देयर आर डिपेंडेंट आइडियाज़ दैट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो कहते हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल आइडिया ऑफ ब्यूटी जो है ना वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता, ये बहुत से आइडियाज़ के साथ के ऊपर डिपेंड होता है जस्ट लाइक कलर शेप प्रोपोर्शन etc। ठीक है, फिर है सब्सटेंसेस हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ और ये अपनी ना उसके अंदर अपनी खुद एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये सिंपल आइडियाज़ जो है टाल वुडीन के ऊपर ये इनसे तो निकलेगा लेकिन ये डिपेंड ही नहीं करेगा कि किसी इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी डिपेंडेंस की ज़रूरत हो। ठीक है, फिर इनका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया है वो ये अब ये लॉ जो है ना ये भी डिस्क्राइब करता है कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ कैसे बनते हैं। तो वो कहता है कि कुछ मेंटल ऑपरेशंस हैं जिनके ज़रिए कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बनती हैं जस्ट लाइक कम्बिनेशन है। वो कहते हैं कि हम सिंपल आइडियाज़ को जो है ना कंबाइन करके न्यू आइडियाज़ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बनाती हैं। फिर अब्स्ट्रैक्शन है, द माइंड कैन अब्स्ट्रैक्ट सर्टेन क्वालिटीज़ फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। ठीक है, वो एक कहता है कि माइंड जो है ना वो
सर्टेन क्वालिटीज़ जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इससे इस और बाद में भी एक जनरल कॉन्सेप्ट बनता है। फॉर एग्जांपल आप एक रेड एप्पल देखते हो तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ सकता है रेडनेस। अब वो ये रेडनेस जो है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि आपने कुछ जो आपके सिंपल आइडियाज़ हैं उससे अब्ट्रैक्शन करके इनको निकाला है। ठीक है, कंपैरिजन, द माइंड कंपेयर डिफरेंट आइडियाज़ को वो कंपेयर करता है तो फिर एक और रेशनल आइडियाज़ बना लेता है। ठीक है, अब ये देखते हैं इसकी ये जो आइडिया की थेरी है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल एंड कम्प्लेक्स आइडियाज़ इन लॉक्स फिलॉसफी। एम्पिरिसिज्म, लॉक जो है वो एम्फेसाइज करता है कि सिंपल आइडिया जो है ना वो चूँकि सेंसरी एक्सपीरियंस से निकलते हैं, इसलिए वो एक एम्पिरिकल फिलॉसफी को के लिए एक जस्टिफिकेशन है। ठीक है, और वो कहता है कि जो एंड इज क्लासिफिकेशन हाउ कम्प्लेक्स। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है, वो अपने आइडियाज़ के थ्रू वो एक जो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट बनाने की कोशिश करता है कि कैसे हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ नॉलेज बाय एक्सप्लेनिंग हाउ सिंपल आइडियाज़ कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स आइडियाज़ को ये डिस्क्राइब करके एक ग्राउंड वर्क प्रेजेंट करता है कि हम नॉलेज एक्विजिशन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ना क्रिटिक क्या है, इसके ऊपर कौन सी जो है ना वो क्रिटिसिज्म है। एम्बिग्यूटी इन सिंपल आइडियाज़, वो कहते हैं कि ये जो लॉ की डेफिनेशन है ना वो ऑफ सिंपल आइडियाज़ वो वेग है। ठीक है, इंडिविजुअल जो है ना एज व्हाट इंडिविजुअल परसीव्स एज सिंपल माइट बी कम्प्लेक्स फॉर अनदर। ठीक है, वो कहते हैं हो सकता है कि कोई चीज़ को जो कुछ आइडियाज़ ऐसे हों जिसको एक इंडिविजुअल एक एज अ सिंपल आइडिया परसीव करे और दूसरा उसको एज अ कम्प्लेक्स आइडिया परसीव करे। दूसरा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि ये मेंटल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के साथ डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये इसकी थेरी है सिंपल आइडियाज़ एंड कम्प्लेक्स आइडियाज़ की। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन यूलिटेरियनिज्म, डिस्कस हाउ अ यूलिटेरियन डिसाइड्स वेदर आर नॉट एंड एक्ट इज मॉरली राइट। यूलिटेरियनिज्म जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एथिकल थेरी है दैट पोजेस द मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स आउटकम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वो कहते हैं किसी भी एक्शन की जो मॉरल वर्थ है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसका आउटकम या कॉन्सिक्वेंस क्या है। ये ना ग्रेटर हैप्पीनेस प्रिंसिपल के ऊपर ये यूलिटेरियनिज्म की थेरी चलती है। वो कहते हैं कि आपके लिए एथिकल चीज़ जो है ना आपके लिए गुड चीज़ वो होती है जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। पहला हमने इसको डिफाइन किया कि ये इज़ रूटेड इन द आइडिया दैट द बेस्ट एक्शन इज़ दैट द वन हु मैक्सिमाइज ओवरऑल यूटिलिटी को, वेल बीइंग को, हैप्पीनेस को जो चीज़ मैक्सिमाइज करती है हम कहते हैं कि ये बेस्ट एक्शन है। ठीक है, द टर्म यूटिलिटी का वैसे भी लफ्ज़ी मतलब होता है बेनिफिट, एडवांटेज। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें कॉन्सिक्वेंशनलिज्म आता है एज अ फॉर्म ऑफ, ये इसको कहा जाता है कि कॉन्सिक्वेंशनलिज्म की फॉर्म है। मीनिंग दैट द के मॉरल वैल्यूज़ जो है ये इनको सिर्फ इनके आउटकम से, कॉन्सिक्वेंसेस से जज किया जा सकता है। ठीक है, हिडोनिज्म, क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म इज़ ऑफन हिडोनिस्टिक का मतलब है एंड इट इक्वेट्स गुड विद प्लेयर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन, हैप्पीनेस इज़ अल्टीमेट गोल। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस एक जो हिडोनिज्म जो है वो कहता है कि आप का ये मतलब है कि हैप्पीनेस एक अल्टीमेट गोल है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपका जो गुड है वो प्लेयर को ढूंढता है और पेन को कम करता है। ठीक है, इम्पार्शियलिटी, यूटिलिटेरियनिज्म एडवोकेट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एवरीवनस हैप्पी इक्वली। ठीक है, अब ये यानी कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये कहता है कि हम जो है ना एवरीवनस हैप्पीली इक्वली, एवरीवन जो सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इक्वली हम उनकी हैप्पीनेस के हवाले से देखेंगे और वेलबींग ऑफ ईच इंडिविजुअल को जो है ना मॉरल कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। फिर हमारे पास कोर प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट, इसके जो कोर प्रिंसिपल्स है पहला है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ये कहता है कि ये सबसे इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ये कहता है कि जो है ना आप कलेक्टिव वेल बीइंग और इंडिविजुअल जो कलेक्टिव वेल बीइंग है ना वो डिसाइड करती है कि अगर तो किसी एक्शन का जो रिज़ल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है वो जो है ना एक्टिव वेल बीइंग है, कलेक्टिव वेल बीइंग है तो हम कहेंगे कि ये एक मॉरली गुड एक्शन है। ठीक है, कैलकुलेटिंग यूटिलिटी, engage the process of calculating the potential consequences of various actions to determine which will yield the highest overall utility। तो ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि ओवरऑल हैप्पीनेस ज़्यादा किस एक्शन से पेश होगी वो ये कहता है कि हम जो है ना
इसको इसकी यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब यूटिलिटेरियनिज्म की ना कुछ टाइप्स हैं। एक्टिव यूटिलिटेरियनिज्म है, द वेरिएंट फोकसेस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस के ऊपर ये फोकस करता है। और रूल यूटिलिटेरियनिज्म है, ये जो है ये फोकस करता है ऑन द एडहेरेंस ऑफ द रूल्स दैट जनरली प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, ये रूल्स की यूटिलिटी के ऊपर जो है ना वो एक्शन की यूटिलिटी के ऊपर फोकस करता है, ये रूल्स की यूटिलिटी के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, इसमें यूटिलिटेरियनिज्म में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। द यूटिलिटेरियन डिसाइड वेदर एन एक्ट इज़ मोरली राइट थ्रू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। वो कहता है कि हम जब कोई भी इंसान ये चीज़ डिसाइड करने की कोशिश करता है कि ये यूटिलिटी के हवाले से एक पॉजिटिव है कि नहीं, तो इस एक्शन को वो सिस्टमेटिकल प्रोसेस के ज़रिए जो है ना आइडेंटिफाई करता है। पहला जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई द एक्शन। फर्स्ट स्टेप जो है ना, जैसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो ये सबसे पहले जो है ना जो एक्शन है कंसीडर करनी है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया जाता है और स्पेसिफिक सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, फिर डिटरमाइन द स्टेक होल्डर्स। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ऑल द इंडिविजुअल्स जो कि इस एक्शन से इफेक्ट होंगे, उनको जो है ना वो आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है असेस पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। द यूटिलिटेरियन एवेलुएट्स द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ द एक्शन को जो है ना वो एक्शन को जो उसके होगी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, आउटकम्स होंगे, उसको ये जो है ना एवेलुएट इस स्टेप में किया जाता है। द असेसमेंट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट्स को जो है ना वो, उसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस को भी असेस किया जाता है। ठीक है, क्वांटिफाई हैप्पीनेस एंड सफरिंग। इस स्टेप में क्या किया जाता है कि अटेम्प्ट्स टू क्वांटिफाई एंड एक्सपेक्टेड हैप्पीनेस एंड सफरिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन। वो जो एक्सपेक्टेड हैप्पीनेस या सफरिंग होगी उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश किया जाता है। फिर कंपैरेटिव अल्टरनेटिव्स होती हैं। द यूटिलिटेरियन कंपेयर्स द एंड कैलकुलेट द यूटिलिटी ऑफ प्रपोज्ड एक्शंस। जो है उसकी जो है उनको यूटिलिटी के हवाले से कैलकुलेट किया जाता है और फिर उनका एक कंपैरिजन बनाया जाता है। ठीक है, ताकि ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस को डिस्क्राइब किया जाए और मेक अ डिसीजन। फाइनली जो है ना ये इस के हवाले से जो कैलकुलेशन हुई है उसके हवाले से ये जज किया जाता है कि आउटकम्स को जज किया जाता है कि वेदर इट विल बी गुड और नॉट। ठीक है, इसके हम चैलेंज और क्रिटिसिज्म की बात क्रिटिक्स की बात करें, जो इनका डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर जो है ना, पहला तो ये कि क्वांटिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट मेजरिंग हैप्पीनेस सफरिंग कैन बी सब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लमैटिक। चूँकि ये एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है तो इसको जो है ना मेजर करना, इसको क्वांटिफाई करना, ये एक वो कहते हैं कि बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है। पोटेंशियल फॉर इनजस्टिस। वो कहता है कि जस्टिफाई एक्शन में नॉट बी सीन एज मॉरली रॉन्ग इफ दे लीड टू नेट इंक्रीज इन हैप्पीनेस। अगर वो नेट इंक्रीज हैप्पीनेस में नहीं करते तो ये जो है ना मॉरली रॉन्ग समझे जाएंगे। ठीक है, निगलेक्ट ऑफ इंटेंशंस, इनके ऊपर ये एक है क्रिटिसिज्म की है कि ये सिर्फ आउटकम्स को फोकस करती है और इंटेंशन जो एक्शंस के पीछे इंटेंशंस होती हैं उनको ये रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। द एम्फेसिस ऑन इमीडिएट आउटकम्स में लीड टू ओवरलुकिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। कहते हैं कि ये थ्योरी जो है ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज को ओवरलुक करती है, हालांकि मे बी एक्शन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। सो ये यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है जो हमने क्वेश्चन में पूछी थी, हमने इसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी विद स्पेशल रेफरेंस टू इकबाल। अल्लामा इकबाल का तस्वुर खुदी, द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, ईगो और सेल्फ। ठीक है, ये अल्लामा इकबाल के जो है वन ऑफ प्रोमिनेंट फिलोसफर्स, पोएट, पॉलिटिशियंस स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको जो है ना एज अ स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी याद किया जाता है। इनके खुदी को कॉन्सेप्ट को जो है ना खुद ही इनकी फिलोसफी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको हम ये इस तरह से डिफाइन करते हैं, द इनर सेल्फ डिफाइन रेफर्स टू द इनर सेल्फ, ईगो और इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन। किसी शख्स की अंदर की ज़ात है, ठीक है, उसकी इनर सेल्फ जो है ना, ये वो कहते हैं कि ये सिर्फ सेल्फ इम्पोर्टेंस या इगोटिज्म नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक एंड इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस के पर्पस को, पोटेंशियल्स को समझने का नाम जो है ना वो खुद ही है। ठीक है, सो इकबाल फिलॉसफी ऑफ खुद ही को डिस्क्राइब करने के लिए ना कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन,
वो कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो व्हीकल है ना खुद ही का, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना। ठीक है, द इंडिविजुअल मस्ट बी कल्टिवेट देयर खुद ही टू अंडरस्टैंड देयर ट्रू नेचर एंड कैपेबिलिटीज़। इंसान को अपनी असल कैपेबिलिटीज़ को, यानी सेल्फ डिस्कवरी जो है ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। और ये कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के बगैर आप खुद ही को नहीं पा सकते। ठीक है, डायनामिक नेचर, इकबाल emphasizes the dynamic nature of खुद ही, suggesting that it is a static but continually evolves through experiences। वो कहते हैं कि खुद ही स्टैटिक होती है, ज़ाहिर हर शख्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये एक जो है ना कॉन्टीन्यूटली इवॉल्विंग होती है एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, इंस्पायरेशंस के ज़रिए। ठीक है, यूनिटी विद द डिवाइन, इकबाल ये कहते, इकबाल का कॉन्सेप्ट जो है ये इंटरवीन करता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, ही पॉजिट्स दैट द रियलाइजेशन ऑफ वंस खुद ही लीड्स टू प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड द डिवाइन। वो कहता है कहते हैं किसी भी शख्स की जो खुद ही है उसकी रियलाइजेशन जो है वो उसको अल्लाह ताला के नज़दीक ले जाती है। वो अपनी ज़ात और अल्लाह ताला के दरमियान जो एक है कनेक्शन है, एक कम्बिनेशन है, उसको स्टडी कर सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। ठीक है, खुद ही इकबाल पोइट्री, कलाम इकबाल की पोइट्री में भी हमें जो है ना खुद ही, उनकी कुछ किताबें हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट उनकी सारी वर्किंग में ही खुद ही का कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्पेशली जो है ना वो असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी, ये इनकी दो किताबें हैं। ठीक है, असरार खुदी जो है ना ये इसमें वो इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग, खुदी को नर्च करने की एज अ मीन टू अचीव पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो कहते हैं पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो हासिल करने का वहाँ ज़रिया वो असरार खुदी है। जबकि रमूज़ बेखुदी में ना ये रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल खुदी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनकी इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये एम्पावरमेंट है, इनकरेज इंडिविजुअल टू टेक चार्ज टू देयर लाइफ है, ये लोगों को सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ लेके इनका कॉन्सेप्ट जाता है, ताकि वो अपनी लाइफ के चार्ज को खुद चार्ज, यानी लाइफ को खुद चार्ज कर सके। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकबाल का ये जो कॉन्सेप्ट है खुद ही का, ये इंटेल्स अ सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर पैदा करता है। रिवाइवल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, ये जो है ना इकबाल का तस्वुर खुदी या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना मुसलमानों के अंदर एक स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल विगर जो है ना वो एक रिवाइवल उसका हुआ था। इनके जो है ना इकबाल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी है, इसको क्रिटिक्स का भी कुछ सामना है। इसके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये सम आर्ग्यूज दैट एन एक्सेसिव फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म मे लीड टू सेल्फिशनेस। वो कहते हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा फोकस आप इंडिविजुअल्स पे करें तो इसको सेल्फिशनेस आप कह सकते हैं, लेकिन उसका हम देखते हैं कि इकबाल जो है वो आंसर भी ये देते हैं कि खुदी का मतलब जो है ना वो सेल्फ जो है ना वो सेल्फिशनेस नहीं होता, बल्कि ये एक कोर आइडेंटिटी होती है जब आप कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ आप उसको कंसंट्रेट करते हो। ठीक है, तो ये हमने इकबाल का तस्वुर खुदी, फिलॉसफी ऑफ खुदी है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन एंड क्रिटिसाइज द प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। इसकी हम एक्सप्लेनेशन, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ पॉजिट्स दैट द ट्रूथ और फॉर बिलीव और प्रोपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज। वो कहते हैं किसी भी चीज़ की जो ट्रूथ है ना उसको हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कोई भी बिलीफ है ना उसके ट्रूथ को हम तब डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को या रियल वर्ल्ड में उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यानी कि वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ उस जो ट्रूथ है वो उस वक्त फ़ायदेमंद होता है जब वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें जो है ना ये एक अमेरिकन जो वे है फिलॉसफी के अंदर, इसमें विलियम जेम्स, कार्लस पीरिस, जॉन डेवी के नाम ज़्यादा आते हैं। ठीक है, प्रैग्मेटिक थ्योरी के हम कुछ फीचर्स को देखते हैं। कॉन्सिक्वेशनलिज्म, ये प्रैग्मेटिस्टिक व्यू जो है ये फोकस करता है आउटकम्स ऑफ बिलीव्स एंड थेरीज पे। वो कहता है कि कोई भी बिलीव एंड थेरी उस वक्त हमारे लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी जब उसकी कोई ना कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगी। ठीक है, फैलिबलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म एम्ब्रेसेस द आइडिया ऑफ दैट बिलीव एंड ट्रूथ्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिवीजन एंड इम्प्रूवमेंट। वो कहते हैं कोई भी बिलीव फिक्स नहीं होता, वो हमेशा उनको जो है ना वो इम्प्रूवमेंट और रिवीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, द ट्रूथ ऑफ एन आइडिया इज वैलिडेटेड थ्रू इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। कोई भी आइडिया उस वक्त वैलिड होता है जब वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होती है। ठीक है, फोकस ऑन एक्शन, प्रैग्मेटिज्म लिंक ट्रूथ विद एक्शन। ठीक है, हम देखते हैं कि वो जब ये कहता है कि वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो कहता है कि ट्रूथ जो है ना वो एक एक्शन होना चाहिए।
ठीक है। बिलीफ वो तब तक ट्रू नहीं हो सकता जब तक वो एक्शन ना हो, ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं कि इनके ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म का कौन सा इसको सामना है, प्रैग्मेटिज्म का। पहला जो प्रैग्मेटिज्म को क्रिटिसिज्म का सामना है वो है रिलेटिविज्म। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट प्रैग्मेटिज्म कैन लेड टू रिलेटिविज्म वेयर ट्रूथ बिकम सब्जेक्टिव एंड वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म जो है ना ये ट्रूथ को सब्जेक्टिव कर देते हैं, जो पर्सन टू पर्सन जो है ना वो बदलता है, और ये जो है ना वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स को की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। यानी ओवरऑल जो हमारे पास एज अ होल सोसाइटी का जो है उसको ये एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते, ठीक है। और फिर ये कहते हैं ये ओवर सिंप्लीफिकेशन, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स ट्रूथ को आप सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेज की बेस पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ्स, इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो है ना अब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ को जो है ना ये रिजेक्ट करती है, सिर्फ कंक्रीट ट्रूथ्स को स्टडी करती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, प्रैग्मेटिज्म ऑफर एम्फेसाइज ऑन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिजल्ट के ऊपर ही एम्फेसाइज करता है, एंड देयर आर सम लॉन्ग टर्म रिजल्ट आल्सो जिनको ये रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिवाइन फिलॉसफी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विद रिलीजन इट्स रिलीजन। अभी देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, इसको बस ओवरऑल देख लेते हैं। हम देखा कि फिलॉसफी क्या होती है, सिस्टमैटिक नॉलेज होता है जो फंडामेंटल क्वेश्चंस को स्टडी करता है, जस्ट लाइक एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न, माइंड, लैंग्वेज, ईटीसी, ठीक है। इसके कोर एरियाज हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस की हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स, ईटीसी, ठीक है। अगर हम इनकी रिलेशनशिप की बात करें तो ये हमारे पास पिछले पेपर में भी था, तो हमने इसका जो है ना एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की थी। पहला तो ये फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू रिलीजियस बिलीव्स, हम ये कहते हैं कि जितने भी रिलीजियस बिलीव्स हैं वो एक्चुअली फिलोसफिकल इंक्वायरी की ही नतीजा है। फिर ठीक है, फिर हमने कहा एथिक्स एंड मोरालिटी के हवाले से कहा कि एथिक्स मोरालिटी जो है ये दोनों का कोर प्रिंसिपल है, ठीक है। वो फिलोसफिकल एथिक्स के ऊपर यकीन रखते हैं और वो जो है वो प्रैक्टिकल या ट्रेडिशनल एथिक्स के ऊपर यकीन रखते हैं जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि दोनों के दरमियान जो है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है, उसको भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन का सामना है फिलोसफी को भी और रिलीजियस दोनों को भी, और दोनों जो है इनको ह्यूमन साइड ह्यूमन एक्सपीरियंस को और मीनिंग को सर्च करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्रिटिक एंड कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो इन दोनों के दरमियान जो है ना हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। रिलीजियस ट्रेडिशंस जो है हमेशा फिलोसफिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करती हैं और फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल रिलीजियस ट्रेडिशंस को जो है ना वो करती है। तो पर्सनल एंड कम्युनिकल एक्सपीरियंस है, ये फिलोसफी इनकरेज इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना ये रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जो रिलीजियस है ये कम्युनल वर्शिप और शेयर्ड बिलीव्स को जो है ना वो टारगेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को हम स्टडी, इसको भी हमने स्टडी किया था वेरी डीपली क्योंकि ये हमारे पास पास्ट पेपर में रिपीटेड था। तो हमारे पास जो है ना ये एक लॉजिकल अप्रोच है जहाँ पे हम इसको भी हम ओवरऑल एक दफ़ा देख लेते हैं। जनरल प्रेमिसेस किए जाते हैं और फिर उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। डिडक्शन जो है ना वो जनरल प्रिंसिपल से स्टार्ट होती है और फिर उसके जो है ना उसको एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक कॉज के साथ के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल सर्टेनिटी इसके अंदर प्रेमिसेस अगर ट्रू हो तो रीजनिंग अगर वैलिड हो तो कंक्लूजन जो है ना मस्ट बी ट्रू, ठीक है। इसमें जो है ना सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्ट्रक्चर होता है डिडक्टिव मेथड जो है ऑफन एम्प्लॉयज सिलोजिज्म विच कंसिस्ट ऑफ अ मेजर प्रेमिसेस और माइनर प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। इसका जो डिडक्टिव मेथड्स के अंदर जो है ना एक मेजर प्रेमिस होता है, माइनर प्रेमिसेस होता है और कंक्लूजन होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो मैथमेटिक्स, फॉर्मल साइंसेज, फिलोसफी, एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, इसकी वास्ट एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो है कि ये डिपेंडेंसी ऑन प्रेमिसेस है, ये जो वैलिडिटी ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग है ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेमिसेस के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होता है। अगर ये फॉल्स या फ्लॉड साबित हो जाए कभी प्रेमिसेस, तो अगर यानी ये गलत हो प्रेमिसेस तो पूरे का पूरा जो कंक्लूजन है वो गलत हो सकता है। और फिर ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि इसका स्कोप लिमिटेड है, इसको आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिसिज्म। इसको फिर एम्पिरिसिज्म को भी हम स्टडी कर चुके हैं अपने पास पेपर्स में वेरी डीपली, तो इसको हम ओवरऑल देख लेते हैं। फिलोसफिकल थ्योरी दैट एम्फसाइज नॉलेज इज
डिराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि नॉलेज जो है ना सेंसरी एक्सपीरियंसेस से हासिल होता है। इसके हम की फीचर्स की बात करें तो ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस को टारगेट करता है कि सारे का सारा जो नॉलेज है वो इज़ ग्राउंडेड ऑन वट कैन वी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एम्पिरिसिस्ट जो है ऑफन यूज इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि ये एक जनरल कंक्लूजन जो है ना स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन बनाती हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड है एम्पिरिसिज्म जो है ये इसकी बुनियाद जो है ना साइंटिफिक मेथड के ऊपर है, लाइक एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, etc। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें जॉन लॉक का नाम आता है, बार्कले का, डेविड ह्यूम का। ठीक है, अब इसमें जो है ना लिमिटेशन, इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर जो है ना वो सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी नहीं करते, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड एथिक्स वगैरह। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, द रिलायंस ऑन इंडक्टिव रीजनिंग राइजेज क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ जनरलाइजेशन। जो कहते हैं जब हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जनरलाइजेशन वैलिड होगी या नहीं। ठीक है, so yeah, that was all about this paper.